बच्चों गुड मॉर्निंग और सभी को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग बच्चों 9 क्लास में पढ़ने जा रहे हैं लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। तो इसका हम लोग 2 भाग में बांटकर पढ़ चुके हैं और ये तीसरा पार्ट है बच्चों। 3 पार्ट में मुझे वीडियो बनाना पड़ा क्योंकि चैप्टर लंबा है। तो आइए पाठ शुरू करने से पहले अभी की परिस्थिति जो है उसके अनुसार हम लोग प्रार्थना करें। इस कोरोना नामक संकट में ये प्रार्थना एकदम सही बैठ रहा है बच्चों, और इससे हम इस बीमारी, इस महामारी से हमें निकलना ही है बाहर, और निकलेंगे ही। तो आइए इस लॉकडाउन क्लासेस में पहले प्रार्थना करते हैं हम लोग, उसके बाद चैप्टर शुरू करेंगे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो बच्चों इस महामारी से हम लोग एक दिन कामयाब अवश्य हो जाएंगे और बहुत जल्द होंगे। स्कूल भी खुलेंगे, फिर हम लोग को इस लॉकडाउन वाले क्लासेस से छुटकारा मिल जाएगा। तो आइए बच्चों पाठ शुरू करते हैं। परिभाषाओं का सारांश। इसके पहले हम लोग लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों में परिभाषा पढ़े, फिर लोकतंत्र के गुण और दोष भी देखे। दूसरे देशों में किस तरह से निर्वाचन या चुनाव कराए जाते हैं, उसमें हम लोग अपने पड़ोसी देश चाइना का देखें, जहाँ हर बार एक ही पार्टी जीतती है। चुनाव तो हर 5 साल में होते हैं, लेकिन एक ही पार्टी जीतती है कम्युनिस्ट पार्टी। हम लोग म्यांमार का भी देखे, जिम्बाब्वे का भी देखे। इन जगहों पर भी हर बार एक ही पार्टी की सरकार बनती है, लेकिन हमारे भारत में जो पार्टी को बहुमत अधिक मिलता है उसी पार्टी की सरकार बनती है। अगर एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाता है तो 2-3 पार्टी मिलकर सरकार बनाती है और उसको गठबंधन की सरकार कहते हैं। तो बच्चों मुझे लग रहा है कि आप लोग को लोकतंत्र क्या है ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इसकी परिभाषा इब्राहिम लिंकन के द्वारा था कि लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली शासन क्या कहलाती है, लोकतंत्र कहलाती है। इसका लोकतंत्र का बहुत बड़ा गुण है, नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ये लोगों को वोट देने का भी अधिकार होता है, अपने विचार प्रकट करने का अधिकार, भाषण देने, यहाँ तक कि अपना धर्म परिवर्तन करने तथा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भी यहाँ पे लोकतंत्र में स्वतंत्र हैं। तो बच्चों हम लोग ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं जाएंगे, और अब हम लोग यहाँ देखते हैं परिभाषाओं का सारांश। जो हम लोग
इसके पहले जो परिभाषाएं पढ़ें। आइए अब तक हुई चर्चा को हम लोग समेटें। हमने लोकतंत्र की इस सरल सी परिभाषा से बात शुरू की थी कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव कौन करता है? लोग करते हैं, जनता करते हैं। हमने पाया कि जब तक हम इसके कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में और स्पष्ट ना हो जाए, यह परिभाषा पर्याप्त नहीं है। अनेक उदाहरणों के जरिए हमने शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र की 4 विशेषताओं का हमने वर्णन किया है। इनके अनुसार लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है। पहला, लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहें तो मौजूदा शासक को बदल सकते हैं। अगर हमें उनका काम पसंद नहीं आएगा तो 5 साल के बाद जो चुनाव होंगे तो हम उस सरकार को बदल देंगे, दूसरे पार्टी को हम अवसर देंगे कि वो ठीक ढंग से देश को चला सके। यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो और इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है, लोगों के हित के बारे में सोचती है और काम करती है। अब हम लोग देखेंगे लोकतंत्र ही क्यों। मैडम लिंग 2 की कक्षा में एक बहस शुरू हुई थी। पाठ की शुरुआत में ही हम लोग देखे थे, बहस से ही इस पाठ की शुरुआत हुई थी। उन्होंने इस अध्याय को यहाँ तक पढ़ने के बाद छात्रों से पूछा कि क्या उन्हें लोकतंत्र ही शासन का सबसे अच्छा स्वरूप लगता है। सवाल पर सबने कोई ना कोई अपनी राय दी, टिप्पणी की। लोकतंत्र के गुणों पर चर्चा हुई कि इसके क्या गुण हैं। योलांदा, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। एक स्टूडेंट है जो कह रही कि हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि दुनिया भर में सभी जगह लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं थी, वहाँ भी अब इसे अपनाया जा रहा है। तो पीछे हम लोग इसी अध्याय में पिछले पेज में हम लोगों ने पढ़ा कि सभी देशों में लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे राजतंत्र की सरकार को समाप्त करके लोकतंत्र को अपनाया जा रहा है। लोकतंत्र के बारे में अच्छी अच्छी बातें भी कही गई। क्या इतने से ही यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि लोकतंत्र सबसे अच्छा है? क्या अब भी इस पर बहस करने की ज़रूरत है? तांकिनी, ये भी एक स्टूडेंट है, लेकिन लिंग 2 मैडम ने तो कहा था कि हमें किसी चीज़ को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि बाकी सभी ने उसे मान लिया है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी सभी लोग गलत रास्ते पर जा रहे हों? जैनी, हाँ, यह गलत रास्ता ही है। लोकतंत्र ने हमारे देश को क्या दिया है? आधी सदी से ज़्यादा समय से लोकतंत्र है और तब भी देश में इतनी अधिक गरीबी है। इनका कहना है कि आधी सदी से ज़्यादा तो देश आज़ाद होने के बाद से ही हमारा देश लोकतांत्रिक हुआ है, तो फिर भी अभी भी यहाँ इतनी गरीबी क्यों है? सभी बच्चों की सोच अपनी अलग अलग है और सभी ने अपनी अपनी राय दी है लोकतंत्र के बारे में। जेनी, हाँ, यह गलत रास्ता ही है। लोकतंत्र ने हमारे देश को क्या दिया है? आधी सदी से ज़्यादा समय से लोकतंत्र है और तब भी देश में इतनी अधिक गरीबी है।
दिव्यांग। लेकिन लोकतंत्र इसमें क्या कर सकता है? क्या हमारे यहाँ लोकतंत्र के कारण गरीबी है या फिर लोकतंत्र होने के बावजूद भी गरीबी है? जेनी कहती है जो भी हो इससे क्या फर्क पड़ता है, मुद्दा यह है कि हम इसे शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप नहीं मान सकते। लोकतंत्र का मतलब है अराजकता, अस्थिरता, भ्रष्टाचार और दिखावा। राजनेता आपस में ही लड़ते रहते हैं, देश की परवाह किसे है? और सही बात है बच्चे, अभी जो टीवी पर गर्मा गर्म बहस दिखाए जाते हैं सभी चैनलों पर, तो इससे तो हमें लगता ही है कि नेता तो आपस में ही लड़ते रहते हैं, तो काम कब करते हैं। तो इसी तरह से सभी बच्चों ने लोकतंत्र के बारे में अपनी अपनी राय दी। अब यह मैडम लिंगदो इस चर्चा को पूरी दिलचस्पी के साथ ध्यानपूर्वक सुन रही थी। अब उन्होंने हस्तक्षेप किया। तुम सब लोग इतने मगन होकर इस बहस में लगे थे, यह देखकर मुझे खुशी हुई। मुझे नहीं मालूम कौन सही है कौन गलत है, यह तो आप लोग सुलझाएं, पर मुझे लगा कि आप खुले दिमाग से बातें कर रहे थे। अगर किसी ने आपको रोकने की कोशिश की होती या आपको अपनी बात कहने के लिए सज़ा दी होती तो निश्चित रूप से आपको बहुत बुरा लगता। क्या आप ऐसा उस देश में कर सकते हैं जहां लोकतंत्र ना हो? क्या यह लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क है? मैडम ने बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों को समझाया कि आप लोग क्लास में इतने ध्यानमग्न होकर लोकतंत्र पर बहस कर रहे थे। इसी से पता चल जाता है कि लोकतंत्र के इतने गुण हैं कि आप स्वतंत्र होकर किसी भी विषय पर चर्चा कर सकते हैं। अगर लोकतांत्रिक सरकार नहीं होती तो आप इतने खुलकर इस विषय पर बात नहीं कर पाते। तो आप लोग भी समझ गए होंगे बच्चे। अब है लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। इस चर्चा में लोकतंत्र के खिलाफ वे अधिकांश तर्क सामने आ गए जिन्हें हम आम तौर पर सुनते हैं। ये तर्क कुछ इस प्रकार के होते हैं। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। हर 5 साल में नेता बदल जाते हैं तो इससे कुछ समय के लिए अस्थिरता ज़रूर पैदा होती है। उन लोगों ने जो काम शुरू किया था वो अधूरे में छोड़ना पड़ता है। उसके बाद जो दूसरी सरकार आती है उन्हें समझने में बहुत समय लगता है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। तीसरा इसका तर्क, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। अगला पॉइंट, ये सब दोष में आएगा। ये तर्क है ना, दोष में आएगा। इसके पहले हम लोग गुण के बारे में पढ़ें। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले भी हो जाते हैं। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। सामान्य लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। क्या लोकतंत्र के खिलाफ कुछ और भी बातें हैं जो आपके मन में रह गई हो? इनमें से कौन सा तर्क मुख्य रूप से लोकतंत्र पर ही लागू होता है? इसमें से कौन सा तर्क किसी भी तरह की सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करने के मामले में लागू नहीं होता? इसमें से किस तर्क से आप सहमत हैं? फिर बच्चों पे सवाल छोड़ दिया जाता है कि आप स्वयं ही बताइए कि इसमें कहाँ पे आपको लगता है कि सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, और अगर आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं तो इसके बारे में आप खुलकर बातें करें। और ये खुलकर बातें कहाँ होगी? जहाँ लोकतांत्रिक सरकार होगी।
वही होगी। तो इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि लोकतांत्रिक सरकार ही अच्छी होती है। और जो हमारे देश के अभी मौजूदा हालत है उस हिसाब से भी हम लोग देख रहे हैं कि जनता परेशान तो है, सड़क पे है। बहुतों को सरकार तो बहुत सारी सुविधाएं दे रही है, लेकिन सभी तक ये सुविधाएं नहीं पहुंच रही है। तो जनता खुलकर सरकार के विरोध में भी बातें कर रही हैं और इनके अच्छाई पे भी बातें हो रही है। और ये सब कहाँ होगा? ये सब लोकतांत्रिक देश में ही हो सकता है। निश्चित रूप से लोकतंत्र सभी समस्याओं को ख़त्म करने वाली जादू की छड़ी नहीं है कि एक बार छड़ी घुमाया और सारी समस्याएं जो है वो ख़त्म हो जाएगी। लोकतंत्र ने हमारे देश में या दुनिया के अन्य हिस्सों में भी गरीबी नहीं मिटाई। सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र सिर्फ इसी बुनियादी चीज़ों को देखता है कि लोग अपने बारे में खुद फैसले करें। अब हम लोग यहाँ देखेंगे बच्चों, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, इसके क्या गुण हैं। तो हम लोग देखें कि चीन में 1958 से 61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक ज्ञात सबसे भयावह अकाल था। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूख से मरे। उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से कोई बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भूखमरी की स्थिति नहीं आई, क्योंकि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ही ये नारा दिया गया था, जय जवान जय किसान। और किसानों के बल पर ही हमारे देश को आगे बढ़ाना है, ऐसा नारा दिया जा रहा था कि हमें खाद्य के दृष्टि से आत्मनिर्भर होना पड़ेगा ताकि दूसरे देशों से हमें अनाज मंगाना ना पड़े। तो इसलिए भारत की स्थिति उस समय चीन से अच्छी नहीं थी, फिर भी इतनी भयानक अकाल भारत में नहीं पड़ी थी। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसा दोनों देशों की सरकारी नीतियों के अंतर के कारण हुआ। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया है वैसा करने की ज़रूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की। अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भूखमरी नहीं हुई है। अगर चीन में भी बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती, विपक्षी दल होता और सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मर सकते थे। क्योंकि जैसा कि हम लोग पिछले पेज में पढ़े कि चीन में हमेशा एक ही पार्टी की, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है, कोई विपक्ष में होता ही नहीं है, कोई उसका प्रतिद्वंदी नहीं होता है जो उस सरकार की आलोचना कर सके। इसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चों, यहाँ देखिए, इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। इसी से जुड़ा तीसरा तर्क भी है, लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। तो पहले हम लोग यहाँ देखते हैं, लोकतंत्र यह भी जरूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की ज़रूरतों पर तत्काल ध्यान दे। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। दूसरा, इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। इसी से जुड़ा तीसरा तर्क भी है, लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। किसी भी समाज में लोगों के हितों और विचारों में अंतर होगा ही सभी लोगों की सोचने और समझने की अपना अलग अलग नज़रिया होता है। किसी भी समाज में लोगों के हितों और विचारों में अंतर होगा ही। भारत की
तरह भारी सामाजिक विविधता वाले देश में इस तरह का अंतर और भी ज़्यादा होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत जो है वो विविधता वाला देश है, क्योंकि यहाँ विभिन्न धर्म और जाति के लोग और विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, और भारत एक बहुत ही विशाल देश है। भारत की तरह भारी सामाजिक विविधता वाले देश में इस तरह का अंतर और भी ज़्यादा होता है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषा बोलते हैं, सबकी धार्मिक मान्यताएं भी अलग अलग होती है। ये सभी अलग अलग दृष्टिकोण से दुनिया को देखते हैं और उनकी पसंद में भी अंतर होता है। खाना पीना, पहनावा, रहन सहन, जाति, धर्म, सब में अंतर है, इसलिए इसको विविधता वाला देश भी कहा जाता है। बेहतर सरकार और सामाजिक जीवन पर प्रभाव के हिसाब से ये तीनों तर्क लोकतंत्र को काफ़ी मजबूत साबित करते हैं, लेकिन लोकतंत्र के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क उससे बनने वाली सरकार के कामकाज से जुड़ा नहीं है। यह तर्क लोकतंत्र और नागरिकों के रिश्तों का है। लोकतंत्र में नागरिकों की जो हैसियत होती है वह किसी और व्यवस्था में नहीं होती है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता का ही शासन कहा जाता है लोकतंत्र को, जिसकी सत्ता जनता के हाथों में होती है। इसलिए यहाँ जनता, लोकतांत्रिक सरकार में जनता को विशेष अधिकार दिए जाते हैं। लोकतंत्र में नागरिकों को जो हैसियत होती है वह किसी और व्यवस्था में नहीं होती। अगर इस व्यवस्था में बेहतर फैसले लेने और उत्तरदायी सरकार चलाने का काम भी हो, तब भी यह दूसरों से बेहतर है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। ये सब अंडरलाइन करते जाइएगा बच्चों। यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और पढ़े लिखे लोगों को है। हमारे यहाँ, हमारे देश में कानून सबके लिए बराबर है, वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या एक साधारण नागरिक हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, अमीर हो या गरीब हो, सभी को यहाँ पे समान अधिकार कानून में, हमारे संविधान में लिखित है। लोकतंत्र के पक्ष में आखिरी तर्क यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है, क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। जैसा कि हमने ऊपर देखा, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि लोकतंत्र में कोई गलती नहीं हो सकती। लोकतंत्र में भी गलती होती है, लेकिन जनता 5 साल के बाद सरकार को दिखा देती है कि आप कहाँ कहाँ गलत थे, क्योंकि अगले चुनाव में उनको मौका नहीं दिया जाएगा अगर वो जनता के अनुसार काम नहीं करेंगे। तो किसी भी किस्म की सरकार इस बात की गारंटी नहीं दे सकती। इस मामले में लोकतंत्र का लाभ यह है कि इसमें गलतियों को ज़्यादा देर तक छुपाए नहीं रखा जा सकता। इन गलतियों पर सार्वजनिक चर्चा की गुंजाइश लोकतंत्र में है और फिर इसमें सुधार करने की गुंजाइश भी है। इसका मतलब यह है कि या तो शासक समूह अपना फैसला बदले या शासक समूह को ही बदल दिया जाता है। अगर जनता के भलाई के लिए काम नहीं किए जाते हैं तो जनता जो है वो अगले चुनाव में सरकार को रास्ता दिखा देती है, यानी कि सरकार ही बदल डालती है। अब है गैर लोकतांत्रिक सरकारों में ऐसा नहीं किया जा सकता है, सिर्फ ये सुविधा लोकतांत्रिक सरकार में ही है। अब हम लोग इस चर्चा को समेट लेते हैं। लोकतंत्र हमें सब चीज़ नहीं दे सकता और ना ही यह सभी समस्याओं का समाधान है, क्योंकि कोई जादू का छड़ी नहीं है कि घुमाए और सारी समस्याएं ख़त्म हो जाए। लोकतंत्र का बेहतर अर्थ। इस अध्याय में हमने लोकतंत्र की एक सीमित और विवरणात्मक शैली में चर्चा की है। हमने शासक के एक स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र को समझा। लोकतंत्र की इस प्रकार की व्याख्या हमें उन न्यूनतम विशेषताओं या गुणों की पहचान कराती है जो लोकतंत्र की ज़रूरत है। हमारे
समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र। हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते, सभी लोगों की तरफ से बहुमत के फैसले लेने का अधिकार होता है। यह बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता, बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से ही चलाया जाता है। यह जरूरी हो जाता है क्योंकि पहला देखिए यहाँ आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं हो सकता है। अगर यह संभव हो तब भी हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या योग्यता और कौशल नहीं होता। इसमें हमें लोकतंत्र की स्पष्ट लेकिन न्यूनतम जरूरी समझ मिलती है। इस स्पष्टता से हमें लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकारों में अंतर करने में मदद मिलती है। लोकतांत्रिक में क्या होता है, जनता द्वारा चुनी जाती है। अलोकतांत्रिक सरकार किसको कहते हैं, जहां जनता के द्वारा चुनाव नहीं कराए जाते हैं। लेकिन इससे हमें एक सामान्य लोकतंत्र और एक अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर करने की क्षमता नहीं मिल जाती। इससे हम लोकतंत्र को सरकार से परे जाकर नहीं समझ पाते। इसके लिए हमें लोकतंत्र के बेहतर अर्थ को समझना होगा। अब देखिए बच्चों, फिर से वो शुरू वाले परिभाषाएं आ रहे हैं, तो इस पे अब हम लोग नहीं जाएंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। परिभाषा संक्षेप में मैं बता देती हूँ कि बच्चे कह रहे हैं कि हमें वैसे शिक्षक पसंद नहीं है जो कक्षा में छात्रों को बोलने और सवाल पूछने की इजाज़त नहीं देते। मैं तो ऐसा शिक्षक पसंद करूँगी जो लोकतांत्रिक मानसिकता का हो, यानी कि सवाल पूछने का अधिकार दें। इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भी भूखे पेट सोने की ज़रूरत नहीं होगी। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने में समान भूमिका निभाना चाहिए। इसके लिए वोट के समान अधिकार भर की ज़रूरत नहीं है। हर नागरिक को इसके लिए सूचना की समान उपलब्धता, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी संसाधन और पक्की निष्ठा होनी चाहिए। अगर हम इन आदर्श पैमानों के आधार पर आज की शासन व्यवस्थाओं को परखें तो लगेगा कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र नहीं है। फिर भी आदर्श के रूप में लोकतंत्र की हमारी समझदारी हमें बार बार यह याद दिलाती है कि हम लोकतंत्र को इतना महत्व क्यों देते हैं। इससे हमें मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को परखने और उनकी कमजोरियों को पहचान करने में मदद मिलती है। इससे हमें न्यूनतम और कामचलाऊ लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच का अंतर समझने में भी हमें मदद मिलता है। इस किताब में हमने लोकतंत्र की व्यापक अवधारणा पर ज़्यादा बातें नहीं की है। हमने सिर्फ शासन के स्वरूप के रूप में लोकतंत्र के कुछ बुनियादी संस्थागत स्वरूपों की चर्चा की है। अगले साल यानी कि 10 क्लास में लोकतांत्रिक समाज और हमारे लोकतंत्र के मूल्यांकन के तरीकों के बारे में और ज़्यादा बातें हम लोग जानेंगे। तो हम लोग जान गए बच्चों कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों। तो मुझे लगता है बच्चों अब पाठ में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी हम लोग उसको जान चुके हैं। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी देश में आदर्श लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की जिन विशेषताओं की चर्चा हमने इस अध्याय में की वे लोकतंत्र की न्यूनतम शर्तें हैं, पर इनसे यह आदर्श लोकतंत्र नहीं बनता। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। हर लोकतंत्र को इस आदर्श को पाने का प्रयास करना चाहिए। यह काम एक बार में और सभी के लिए हासिल नहीं किया जा सकता। इसके लिए लोकतांत्रिक फैसले लेने की प्रक्रिया को बचाए रखने और मजबूत करते जाने की भी ज़रूरत है। नागरिक
के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है। यही लोकतंत्र की ताकत है और यही कमजोरी भी। देश का भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। यही चीज़ लोकतंत्र को अन्य शासन व्यवस्थाओं से अलग करती है। राजशाही, तानाशाही या एक दल के शासन जैसी अन्य व्यवस्थाओं में सभी नागरिकों को राजनीति में हिस्सेदारी करने की ज़रूरत नहीं होती। दरअसल अधिकांश गैर लोकतांत्रिक सरकारें चाहती ही नहीं कि लोग राजनीति में हिस्सा लें। गैर लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है कि सरकार नहीं चाहती है कि जनता उनके राजनीति में ज़्यादा दिलचस्पी ले, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर ही निर्भर रहती है। इसलिए लोकतंत्र के बारे में पढ़ाई हो तो लोकतांत्रिक राजनीति पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो बच्चों, अब आप लोग समझ चुके होंगे। धन्यवाद बच्चों। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं जब अगला वीडियो डालूं तो उसका लिंक आप लोगों तक पहुंच जाए। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों आवश्यक है। और अभी जो मौजूदा हालत है हमारे देश की, इसमें तो लोकतांत्रिक व्यवस्था की सब तरफ से पता चल रहा है कि कहाँ क्या हो रहा है। सरकार किन किन प्रदेशों में क्या क्या सुविधाएं मज़दूरों को लाने के लिए, जैसे कि रेलवे की व्यवस्था या बस की व्यवस्था कर रही है, छात्रों के लिए भी लाने की, दूसरे प्रदेशों से लाने की व्यवस्था कर रही है। ये सब जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। तो धन्यवाद बच्चों।